तो दोस्तों, वीएस क्लासेस फॉर यू में स्वागत है आपका। आपके लिए फिर से आपकी डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेके आ गया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अंतर्गत वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। तो ये घोषित किया गया है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को। इंदौर शहर पिछले 4 साल से स्वच्छता में देश का नंबर 1 शहर बना हुआ है और अब उसने एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। वो है सीवेज वाटर के बेहतर प्रबंधन वाले शहरों में इंदौर पहले नंबर पर आया है। तो कौन से नंबर पर आया है? तो वो आया पहले नंबर पर। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अंतर्गत वाटर प्लस शहर कौन सा है? ये है इंदौर। इंदौर शहर, इंदौर मध्य प्रदेश। इंदौर मध्य प्रदेश स्वच्छ सर्वेक्षण में ये जो वाटर प्लस शहर में पहले नंबर पर इसने अपना स्थान लिया है। और वाटर प्लस का जो प्रमाण पत्र है वो उन शहरों को दिया जाता है जो नदियों और नालों में जो सीवरों की गंदगी है उनको उसमें नहीं जाने देता। और शहरी विकास मंत्रालय की ओर से इस शहर को ये प्रमाण पत्र दिया गया है। और इस प्रमाण पत्र के साथ ही इंदौर का लगातार 5वें साल स्वच्छता में नंबर 1 आने का दावा भी मजबूत हुआ है। तो कौन सा शहर है जो वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है? वो है मध्य प्रदेश। वाटर प्लस मतलब कि जो सीवेज का इस प्रकार से प्रबंध करना, सीवरों का पानी है कि वो जो नदियों और नालों में वो सीवरों की गंदगी नहीं जाए। तो इस प्रकार का जो प्रबंधन किया है उन शहरों में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर आया है और उसको वाटर प्लस शहर घोषित किया गया। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर पहले स्थान पर आया है और उसको वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। देश का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा? इंदौर मध्य प्रदेश। फिर नेक्स्ट है कि भारत का पहला हीरा नीलामी सह प्रदर्शनी केंद्र कहाँ विकसित किया गया है? तो यह विकसित किया गया है गुजरात के सूरत में। गुजरात की डायमंड सिटी सूरत में भारत का पहला ऑक्शन हाउस बनाया गया है। और ये रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद ने इस हीरा नीलामी सह प्रदर्शनी केंद्र को विकसित किया है। तो ये कहाँ पर बना है? ये है सूरत, गुजरात में। कहाँ पर? सूरत, गुजरात में। सूरत को जिसको एक डायमंड सिटी बोला जाता है, वहां पर इसको विकसित किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद ने। क्यों? किसने? रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद ने। रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद, इसके सहयोग से इसको विकसित किया गया है। कि इसके सहयोग से रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के। और वेसु में 2200 वर्ग, ये जो वहां की जगह है वेसु, उसमें 2200 वर्ग फुट में इसको विकसित किया गया है। और जो इसका उद्घाटन है वो जो ये रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के अध्यक्ष कॉलिन शाह के द्वारा 16 अगस्त 2021 को किया जाएगा। उद्घाटन कब किया जाएगा इसका? उद्घाटन किया जाएगा इसका 16 अगस्त 2021 को। इसके अध्यक्ष हैं कॉलिन शाह के द्वारा। किसके द्वारा? रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के अध्यक्ष कॉलिन शाह के द्वारा 16 अगस्त 2021 को गुजरात के सूरत में किसका किया जाएगा? हीरा नीलामी सह प्रदर्शनी केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा, जिसको किसके सहयोग से बनाया गया है? तो रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद ने इसको विकसित किया है। तो चलिए नेक्स्ट है कि सैटेलाइट फोन से सुसज्ज होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है? तो ये बना है असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान देश का ऐसा पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें सैटेलाइट फोन से लैस हुआ है ये। तो काजीरंगा नेशनल पार्क सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। 27 मई को सीएम हेमंत विश्वा शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में अवैध शिकार को रोकने के लिए सैटेलाइट फोन लगाने का निर्णय लिया गया था। और फिलहाल वहां पर 10 सैटेलाइट फोन उपलब्ध करवाए गए हैं जिनकी लागत 16 लाख रुपए है। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बना है ऐसा? तो ये है काजीरंगा। कौन सा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, ये देश का पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसको
सैटेलाइट फोन से सुसज्ज किया गया है। कौन से फोन? सैटेलाइट फोन से इसको लैस किया गया है। और इसका फैसला कब लिया गया था? तो ये लिया गया था 27 मई को। 27 मई को सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में। कब लिया गया था? 27 मई को सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसका लिया गया था कि अवैध शिकार को रोकने के लिए। और फिलहाल वहां पर कितने सैटेलाइट फोन स्थापित किए गए हैं? तो सिर्फ फिलहाल वहां पर 10 सैटेलाइट फोन उपलब्ध हैं, जिनकी लागत कितनी आई थी? 16 लाख रुपए। चलिए नेक्स्ट है कि चीन ने कब तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो चीन ने 2060 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, और साथ ही चीन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में भी एक बहुत बड़ा नाम है, उसका जो पहले नंबर पर आ गया है। और इसलिए अब चीन ने 2060 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। कार्बन न्यूट्रल का मतलब है कि जितना उसके कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कटौती करना, और उस जो समाप्त नहीं किया जा सकता उसे ऑफसेट करना। और यह कोयले के बजाय सौर ऊर्जा का उपयोग करने जैसे नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल करके इसको खत्म किया जा सकता है, मतलब इस लक्ष्य को पाया जा सकता है। तो कब तक का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये किया गया है 2060 तक। वर्ष 2060 तक चीन ने कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य निर्धारित किया। कार्बन न्यूट्रल का मतलब कि जितना उसके कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कटौती करना, और जो समाप्त नहीं किया जा सकता उसको ऑफसेट करना। तो ये चीन का लक्ष्य है कि 2060 तक वो अपने देश को कार्बन न्यूट्रल बना ले। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस मंत्रालय ने भारत के पहले इंटरनेट गवर्नेंस फोरम आयोजित करने की घोषणा की है? कौन सा? इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। तो ये घोषणा की है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार भारत का पहला इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IIGF 20 अक्टूबर 2021 से 3 दिनों के लिए आयोजित किया जाएगा। और इसकी घोषणा नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के CEO और समन्वय समिति के अध्यक्ष अनिल कुमार जैन ने की। तो ये कौन से मंत्रालय ने घोषणा की है? तो ये की है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा घोषणा की गई है कि 20 अक्टूबर 2021 से 3 दिनों के लिए ये जो फोरम है ये आयोजित किया जाएगा, इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। और इसकी घोषणा नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के CEO और समन्वय समिति के अध्यक्ष अनिल कुमार जैन ने की है। और इस कार्यक्रम में युवाओं को शामिल करने के उद्देश्य से प्री इवेंट भी आयोजित किए जाएंगे। और IIGF 2021 का आयोजन इंक्लूसिव इंटरनेट फॉर डिजिटल इंडिया की थीम के तहत किया जाएगा। किसके तहत किया जाएगा? तो ये किया जाएगा इंक्लूसिव इंटरनेट फॉर डिजिटल इंडिया। इंटरनेट फॉर डिजिटल इंडिया। थीम के तहत इसको आयोजित किया जाएगा। कौन सी थीम? इंक्लूसिव इंटरनेट फॉर डिजिटल इंडिया थीम के तहत ये प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा। कब से होगा ये? तो ये होगा 20 अक्टूबर 2021 से। अगर स्टार्ट होगा तो कब से होगा? 20 अक्टूबर 2021 से 3 दिन के लिए। 20 अक्टूबर 2021 से 3 दिन के लिए ये होगा। कौन सा? इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। इंटरनेट गवर्नेंस फोरम कब होगा? 20 अक्टूबर 2021 से 3 दिनों के लिए। चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय वायुसेना ने कहा दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है? तो ये किया है लद्दाख में। भारतीय वायुसेना ने लद्दाख के न्योमा में दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावरों में से एक का निर्माण किया है। और न्योमा के एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर इसको स्थापित किया गया है।
और ये पूरी लद्दाख में चल रहे फिक्स्ड विंग विमानों तथा हेलीकॉप्टरों के संचालन को कंट्रोल करता है। और एक साल से अधिक समय से 14,000 से लेकर 17,000 की फीट की ऊंचाई वाले इलाकों में बहुत ही कम तापमान में सेना ने अपनी तैयारियों को और भी मजबूत किया है। तो ये कहां पर है, ये किया गया है लद्दाख में। कहां पर, लद्दाख में। लद्दाख में इसको कहा किया गया है, लद्दाख के कौन से जगह पर, न्योमा में। लद्दाख के न्योमा में दुनिया का सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावरों में से एक वहां पर स्थापित किया गया है। किसके द्वारा, भारतीय वायुसेना के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र सरकार ने किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर एक पुरस्कार शुरू करने का फैसला लिया है। तो ये फैसला लिया है पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम अभी हाल ही में देश के शीर्ष खेल रत्न पुरस्कार से हटाए जाने के कुछ दिन के बाद महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार 10 अगस्त को ये फैसला लिया कि समाज की मदद करने वाले सूचना प्रौद्योगिकी संगठनों को सम्मानित करने के लिए उनके नाम पर एक पुरस्कार स्टार्ट किया जाएगा। और ये सरकारी आदेश में ये भी कहा गया है कि यह पुरस्कार राजीव गांधी के जो योगदान है उसका स्मरण है, क्योंकि राजीव गांधी के कार्यकाल में कंप्यूटर क्रांति आई थी। तो इसलिए हर साल 20 अगस्त जो कि राजीव गांधी की जयंती भी है, उस पर ये इनाम दिया जाएगा, ये पुरस्कार दिया जाएगा। और इस साल प्राप्तकर्ता का जो चयन है वो 30 अक्टूबर तक किया जाएगा। तो किसके नाम पर स्टार्ट किया गया है, तो ये स्टार्ट किया गया है राजीव गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर। राजीव गांधी के नाम पर किस क्षेत्र में दिया जाएगा ये, तो ये दिया जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में ये दिया जाएगा राजीव गांधी के नाम पर, क्योंकि उनके जो कार्यकाल में कंप्यूटर क्रांति बोलते हैं, भारत में कंप्यूटर क्रांति आई थी। और ये इनाम हर साल कब दिया जाएगा, तो ये दिया जाएगा हर साल 20 अगस्त को। कब दिया जाएगा, हर साल 20 अगस्त को दिया जाएगा ये इनाम, हर साल 20 अगस्त को। और इस बार कब तक इसका वो प्राप्तकर्ता का जो चयन हो कब तक होगा, तो इस बार होगा 30 अक्टूबर तक। इस साल 30 अक्टूबर तक चयन, इस साल प्राप्तकर्ता चयन होगा 30 अक्टूबर तक। और उसके बाद हर साल 20 अगस्त को ये इनाम मिलेगा। किनके नाम पर है, राजीव गांधी। किस क्षेत्र में, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। जो समाज की मदद करने वाले जो सूचना प्रौद्योगिकी के जो हैं संगठन, उनको ये इनाम दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने फेसलेस परिवहन सेवाएं लॉन्च की, तो ये लॉन्च की हैं दिल्ली सरकार ने। 11 अगस्त बुधवार को दिल्ली परिवहन निगम की 33 सेवाएं फेसलेस हो गई हैं। यानी अब वाहन संबंधी दस्तावेजों के लिए परिवहन विभाग के दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। और अब ऑनलाइन ही डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, पते में बदलाव, लर्नर लाइसेंस, आरसी, डुप्लीकेट आरसी आदि दस्तावेज ये सभी ऑनलाइन ही प्राप्त किए जा सकते हैं। और बुधवार को सीएम केजरीवाल ने इन सेवाओं का उद्घाटन किया है। और अब ड्राइविंग टेस्ट और फिटनेस टेस्ट को छोड़कर बाकी सभी सेवाएं घर बैठे ही प्राप्त हो सकेंगी। तो कौन सी सरकार है ऐसी जिसने ये फेसलेस परिवहन सेवाएं लॉन्च की, तो ये लॉन्च की हैं दिल्ली सरकार ने। किसने, दिल्ली सरकार ने। कितनी सेवाएं आई इसमें, तो इसमें आई है 33 सेवाएं। 33 सेवाएं अब ऑनलाइन हो गई हैं। कौन, जैसे डुप्लीकेट आरसी, लर्नर लाइसेंस, पते में बदलाव, इस प्रकार की जो सेवाएं हैं वो आप घर बैठे ले सकते हैं, केवल ड्राइविंग टेस्ट और फिटनेस टेस्ट को छोड़कर। किसको, ड्राइविंग टेस्ट और फिटनेस टेस्ट को छोड़कर। ड्राइविंग टेस्ट और फिटनेस टेस्ट को छोड़कर बाकी सभी 33 सेवाएं, परिवहन से संबंधित 33 सेवाएं, उनको घर बैठे हम अवेल कर सकते हैं दिल्ली के लोग। और इसका उद्घाटन कब किया गया है, तो ये किया गया है 11 अगस्त 2021 को। कब से स्टार्ट की गई है ये, तो ये की गई है 11 अगस्त 2021 से। और वहां पर आरटीओ के दफ्तर पर ये पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर किसी विभाग पर ताला लगाया गया है। तो ये आरटीओ के दफ्तर पर वहां पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने वहां पर ताला लगाकर इन सेवाओं का, फेसलेस परिवहन सेवाओं को लॉन्च कर दिया है। तो चलिए
एक बार देख लेते हैं इनको। किस मंत्रालय ने भारत के पहले इंटरनेट गवर्नेंस फोरम आयोजित किए जाने की घोषणा की? तो ये की इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। कब से स्टार्ट होगा ये होगा 20 अक्टूबर 2021 से 3 दिन के लिए। भारतीय वायुसेना ने कहा दुनिया के सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया? तो ये किया है लद्दाख के न्योमा में। महाराष्ट्र सरकार ने किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर एक पुरस्कार शुरू करने का फैसला लिया? तो ये है राजीव गांधी के नाम पर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। हर साल 20 अगस्त को मिलेगा, जो कि राजीव गांधी जी की जयंती है। किस राज्य सरकार ने फेसलेस परिवहन सेवाएं लॉन्च की? तो ये लॉन्च की है दिल्ली सरकार ने, जिसमें 33 सेवाएं ऑनलाइन हो गई हैं। ड्राइविंग टेस्ट और फिटनेस टेस्ट को छोड़कर 11 अगस्त 2021 से ये शुरू हो गई है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में कुछ नेक्स्ट वन लाइनर्स और देख लेते हैं। चलिए ये कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। पहला है कि वैश्विक युवा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो अभी लंदन में राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा 181 देशों की सूची जारी की गई है, जिसमें युवाओं की स्थिति को मापने वाले नए वैश्विक युवा सूचकांक 2020 का वो रिलीज किया गया है। तो इसमें जो भारत का स्थान है वो आया है 122वां। कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है 122वां स्थान। कितने में? 181 देशों में। 181 देशों में भारत का स्थान कौन सा आया है? 122वां स्थान। और सबसे जो टॉप पर है वो कौन सा है? सबसे ऊपर है सिंगापुर। कौन सा देश है सबसे पहला? सबसे पहला इसमें स्थान किसने पाया है? वो है सिंगापुर ने। और भारत का स्थान कौन सा है? 122वां। कितने देशों में? 181 देशों में। सिंगापुर के बाद स्लोवेनिया, नॉर्वे, माल्टा और डेनमार्क हैं। और सबसे नीचे 4 दक्षिण मध्य अफ्रीकी गणराज्य, दक्षिणी सूडान, अफगानिस्तान और नाइजर। तो भारत का स्थान है 122वां 181 देशों में, और सबसे पहला स्थान है सिंगापुर का। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंदी 2021 अभ्यास का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है भारत और सऊदी अरब के बीच। भारत और सऊदी अरब ने अपना पहला नौसैनिक अभ्यास अल मोहद अल हिंदी 2021 आयोजित किया। तो कौन सा देश है वो? दूसरा वो है सऊदी अरब। कौन से देश ने? सऊदी अरब ने। भारत और सऊदी अरब ने पहला नौसैनिक अभ्यास नौसैनिक अभ्यास किया। ये कौन सा नाम उसका? अल मोहद अल हिंदी 2021 अभ्यास। तो ये किया है भारत और सऊदी अरब ने। और ये इसमें भाग लेने के लिए भारत का निर्देशित मिसाइल विध्वंसक INS कोच्चि सऊदी अरब पहुंचा था। कौन सा? INS कोच्चि। कौन सा पहुंचा था वहां पर? INS कोच्चि। कहां पहुंचा था? सऊदी अरब में। इस अभ्यास में भाग लेने के लिए INS कोच्चि सऊदी अरब गया था। तो किस देश के साथ किया है? तो ये किया है सऊदी अरब। भारत और सऊदी अरब ने पहला नौसैनिक अभ्यास किया है। चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय कुश्ती महासंघ ने किस खिलाड़ी को अस्थायी रूप से निलंबित किया है? तो ये किया है विनेश फोगाट को। भारतीय कुश्ती महासंघ ने टोक्यो ओलंपिक में अनुशासनहीनता के लिए विनेश फोगाट को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। और साथ ही दुर्व्यवहार के लिए सोनम मलिक को भी नोटिस जारी किया है। विनेश फोगाट को 16 अगस्त तक जवाब देने का समय दिया गया है। तो कौन सा खिलाड़ी है? तो ये है विनेश फोगाट। विनेश फोगाट को। कारण क्या है? कारण है टोक्यो ओलंपिक में अनुशासनहीनता के लिए। कब तक जवाब देना है इनको? तो जवाब देना है इनको 16 अगस्त तक। 16 अगस्त तक 16 अगस्त तक इनको समय दिया गया है जवाब देने का। और साथ ही कौन है? सोनम मलिक को भी नोटिस जारी किया गया है। साथ ही नोटिस किसको जारी किया गया है? सोनम मलिक को। सोनम मलिक को भी नोटिस जारी किया गया है। किसको? सोनम मलिक को भी नोटिस जारी किया गया है दुर्व्यवहार के लिए। कौन है? तो विनेश फोगाट को कुश्ती महासंघ ने अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। और 16 अगस्त तक इनको जवाब देना है टोक्यो ओलंपिक में अनुशासनहीनता के लिए। चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए RBI ने किसको नियुक्त किया?
तो आरबीआई ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग फ्रॉड के खिलाफ मुहिम में नीरज चोपड़ा को जोड़ लिया है। किनको? टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को। किसको जोड़ा है? नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा अब आरबीआई के साथ काम करेंगे, इसमें बैंकिंग धोखाधड़ी से लोगों को जागरूक करने में। इस मुहिम के तहत नीरज ग्राहकों को बैंकिंग फ्रॉड से बचने के तरीकों के बारे में जानकारी देंगे। कौन से तरीकों के बारे में? बैंकिंग फ्रॉड से बचने के तरीके। बैंकिंग फ्रॉड से बचने के तरीकों के बारे में जागरूक। बैंकिंग फ्रॉड से बचने के तरीकों के बारे में जागरूक करेंगे। कौन करेंगे? ये करेंगे नीरज चोपड़ा। चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी किस क्लब में शामिल हुए हैं। तो लियोनेल मेसी ने 21 साल के बाद स्पेनिश क्लब बार्सिलोना को अलविदा कहा और अब वो फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मेन के साथ 2 साल का उन्होंने करार कर लिया है। किसके साथ? पेरिस सेंट जर्मेन। कौन सा क्लब है? वो है पेरिस सेंट जर्मेन। और कितने साल का करार है इनका? तो इनका करार उसके साथ 2 साल का करार कर लिया उन्होंने। किसके साथ? पेरिस सेंट जर्मेन के साथ 2 साल का करार कर लिया है। और उससे पहले उन्होंने किसको छोड़ा है? तो उससे पहले उन्होंने स्पेनिश क्लब बार्सिलोना को 21 साल के बाद छोड़ दिया है। और अब ये कौन सा क्लब है? फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मेन को इन्होंने इसमें शामिल हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने डिजिटल प्रयास उधार मंच का अनावरण किया है। तो ये किया है सिडबी ने। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। किसने इसका अनावरण किया है? ये है सिडबी। सिडबी का क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी ने डिजिटल प्रयास सुधार मंच का भी अनावरण किया है। क्या है इसका मतलब? कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने कम आय वाले जो आय समूह वाले जो उद्यमियों के मध्य की सुविधा के लिए जो है ऋण की सुविधा की एक ऐप आधारित डिजिटल ऋण मंच डिजिटल प्रयास का अनावरण किया। क्या किया है कि कम आय वाले समूह के उद्यमियों को ऋण की सुविधा के लिए एक ऐप आधारित डिजिटल ऋण मंच डिजिटल प्रयास का अनावरण किया। और इसका उद्देश्य है कि दिन के अंत तक ऋण को स्वीकृत करना। क्या है? दिन के अंत तक ऋण को स्वीकृत करना। और यह मंच सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के प्रचार, फाइनेंसिंग और विकास में लगा हुआ है। कौन किसमें लगा हुआ है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के प्रचार, फाइनेंसिंग और उनके विकास में लगा हुआ है। तो किसने डिजिटल प्रयास का ये अनावरण किया? तो ये क्या? सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने। क्या है इसमें? कि कम आय वाले जो वाले समूह के उद्यमियों को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना। और क्या है? ये एक ऐप है, ऐप आधारित डिजिटल ऋण मंच है। क्या है? ऐप आधारित डिजिटल ऋण मंच। चलिए एक बार देख लेते हैं कि वैश्विक युवा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा। तो ये रहा 181 देशों में 122वां। टॉप पर रहा सिंगापुर। भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंदी 2021 अभ्यास का आयोजन किया गया। तो ये क्या है? सऊदी अरब के साथ। ये पहला नौसैनिक अभ्यास है। भारतीय कुश्ती महासंघ ने किस खिलाड़ी को स्थायी रूप से निलंबित किया। तो ये किया है विनेश फोगाट को टोक्यो ओलंपिक में अनुशासनहीनता के लिए। और सोनम मलिक को भी नोटिस जारी किया गया है दुर्व्यवहार के लिए। तो हाल ही में बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए आरबीआई ने किसे नियुक्त किया है। तो ये किया है ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को। बैंकिंग फ्रॉड से बचने के तरीकों के बारे में जागरूक करेंगे। हाल ही में मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने किस क्लब में शामिल हुए। तो वो हुए फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मेन में। 2 साल का करार। और इन्होंने अभी स्पेनिश क्लब बार्सिलोना को 21 साल के बाद छोड़ा है। और हाल ही में किसने डिजिटल प्रयास उधार मंच का अनावरण किया। तो ये किया है सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने। किसके लिए? जो कम आय वाले उद्यमी हैं उनके लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए एक ये डिजिटल मंच का अनावरण किया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल आपके लिए फिर से कुछ नए क्वेश्चन लेके आऊंगा। तब तक जुड़े रहिए वीएस क्लासेस फॉर यू से। थैंक यू।